हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन में जो कैप प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है फॉर बीबीए बीसीए। इसके पहले हमने आपको गाइड किया था कि बीबीए का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर द कैप प्रोसेस, कैप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द बीसीए कैप रजिस्ट्रेशन। दोनों का ही फॉर्म अलग अलग फॉर्म इस बार आपको फिल करना है। पिछली बार भी अलग ही था, बट यहाँ पे इस बार कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया है। ओके, तो बीसीए का अगर आप कैप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ईच एंड एवरी डिटेल बताने वाला। एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा सो दैट यू डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन फॉर्म फिलिंग। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के एडमिशन में प्रॉब्लम आता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को कहूँगा कि अच्छे से पहले वीडियो देख लीजिएगा, ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो कर लीजिए एंड देन ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप है, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझ के फॉर्म को फिल करिएगा। प्लीज़ डू दैट वेरी केयरफुली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीईटी की वेबसाइट पर चले जाना है। सीईटी की वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको सीईटी के अंडर में 2025 एंड 26 पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपका पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में इस टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद में यू विल हैव एन ऑप्शन ओवर हियर फॉर बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड रजिस्टर नाउ। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार आपने इसके ऊपर क्लिक किया देन मूव अहेड, यू विल गेट टू सी द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीईटी एग्जामिनेशन, येस और नो। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था फॉर बीबीए बीसीए तो आप इसको येस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने नहीं दिया था तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन केस समझ लो कि अगर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया, ओके, अगर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया तो विल इंस्टेंटली गेट एन अनदर ऑप्शन। ओके, आपको यहाँ पे अनदर ऑप्शन आ जाएगा फॉर सीयूईटी यूजी। ओके, तो सीयूईटी यूजी के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपने आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट है, आपने सीईटी नहीं दिया है लेकिन आपने सीयूईटी दिया है, तो भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इन केस समझिए आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो यू विल सेलेक्ट दिस एज येस। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान से समझिएगा कि जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर फिल करेंगे तो एक कौन सा एप्लीकेशन नंबर और कौन सा रोल नंबर होगा वो बता देता हूँ। देखिए, आपने दो सीईटी, पता होगा आपकी दो सीईटीज कंडक्ट हुए थे। एक फर्स्ट सीईटी था और एक हमारा री सीईटी था। तो इनमें से जिसमें भी आपको हाईएस्ट स्कोर मिला, लाइक फर्स्ट सीईटी में लेट्स सपोज आपको 78 मिला और दूसरे में 34 मिला, तो आप फर्स्ट सीईटी का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। इनके समझिए कि आपको फर्स्ट सीईटी में 78 था और सेकंड सीईटी में आपको 98 मिल गया, तो आप सेकंड सीईटी का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर को इसके अंदर फिल करेंगे। ओके, यू विल बी फिलिंग द सेकंड सीईटी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। चेक डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में चेक डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको शो होगा। आपका नाम और आपका परसेंटाइल जो आपको मिला है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कि क्या करना है हमको, कि अगर आपने सीईटी दिया है तो आपका यहाँ पे जो भी बेस्ट सीईटी का स्कोर है उसका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल देना, साथ में डेट ऑफ बर्थ, और चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपका नाम आ जाएगा, आपका परसेंटाइल आ जाएगा। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू ओवर हियर। इन केस अगर आपने सीईटी नहीं दिया है, आपने सीयूईटी दिया, तो यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद द सीयूईटी। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ओएमएस कैंडिडेट ने अगर सीईटी दिया है, ओके, ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी भी ओएमएस कैंडिडेट ने सीईटी और प्लस सीयूईटी दिया है तो फिलहाल में आप सीईटी के साथ में प्रोसीड करिएगा। आगे चल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप सीयूईटी का भी मार्क्स एंटर कर सकते हैं। फॉर ऑल दी ओएमएस कैंडिडेट्स, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जिन्होंने सीईटी भी अटेम्प्ट किया है और साथ में सीयूईटी भी अटेम्प्ट किया है, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे सीईटी को सिलेक्ट करेंगे। यू विल गो प्रोसीड विद सीईटी, और आगे चल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप सीयूईटी का भी मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के थ्रू चलें या फिर सीईटी के थ्रू चलें। ओके, चलिए, इतना हो गया तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो अब आपका यहाँ पे जनरल डिटेल्स जो है वो शो हो रहा होगा, जो कि आपने ऑलरेडी फिल किया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स शो, एक बार चेक कर लीजिए करेक्ट है कि नहीं है सब कुछ। तो सब कुछ यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए सब कुछ अगर यहाँ पे सही है। तो जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करने की ज़रूरत है, आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, जो भी यहाँ पे एंटर है उसी को कंफर्म करना होता है। फिर उसके बाद में आप जस्ट यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए। ओके, कैप्चा डाल के आप सेव एंड प्रोसीड पे
क्लिक करिए, ठीक है। इनकेस कुछ एरर होगा तो चेंजेस किए जा सकते हैं देन एंड देयर ओनली। मूविंग अहेड, आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा। यू विल रिसीव एन OTP ऑन ए मोबाइल नंबर, जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई OTP करने के बाद में तुरंत आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यू विल गेट टू सी अ एप्लीकेशन नंबर। तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है अब से फॉलो ऑन होगा फॉर द कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस आपको पूछा जाएगा कि ई स्क्रूटिनी आप जाना चाहते हैं थ्रू, आपका जो वेरिफिकेशन है वो ई स्क्रूटिनी थ्रू करवाना चाहते हैं या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी क्या है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। और फिजिकल स्क्रूटिनी क्या है कि फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको एक सेंटर को अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, पर्सनली जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट्स का फॉर्म थोड़ा क्रिटिकल सेक्शन में होगा, लाइक थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम अगर है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाइए, ज़्यादा वो बेटर पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे सामने वाला जो भी पर्सन होता है उसको कन्वे करने के लिए, कोऑर्डिनेटर को कन्वे करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न आई सजेस्ट कि गो फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी। अगर इनकेस आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आपको लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट एंड कुछ भी उसमें गलती नहीं है, तो गो फॉर ई स्क्रूटिनी। ओके, परफेक्ट, यही आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट, सेंटर्स और डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर व्यू स्लॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू स्लॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी स्लॉट को बुक कर सकते हैं। जब भी आप एक स्लॉट बुक करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ 2 बजे के पहले वाला स्लॉट बुक करिएगा। बिकॉज इनकेस अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा टाइम लग जाए अगर वहाँ पे FC सेंटर पे, तो आपके पास में अवेलेबल टाइम हो, ऐसा नहीं हो कि FC सेंटर बंद होने वाला है। तो इसीलिए आप 2 बजे तक का स्लॉट को सिलेक्ट करिएगा, सबसे बेस्ट वो टाइमिंग होता है कोई भी FC सेंटर को विजिट करने का, ठीक है। इनकेस अगर आपने समझ लीजिए कि आपने सिलेक्ट कर लिया था फिजिकल सेंटर, ओके, आपने फिजिकल सेंटर सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन आपको स्विच बैक करना है टू द ई स्क्रूटिनी, तो उसके लिए आपके पास में एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यू विल गेट टू सी एन ऑप्शन ओवर हियर, दैट इज़ चेंज वेरिफिकेशन मोड। ओके, तो चेंज वेरिफिकेशन मोड पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ओवर हियर ऑन द चेंज वेरिफिकेशन मोड एंड आपके पास में एंड आपके पास में कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ओवर ऑन द चेंज वेरिफिकेशन मोड, जिस पे आप चेंज टू ई स्क्रूटिनी मोड पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आप वो OTP को यहाँ एंटर कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। आपका मोड जो होगा वो फ्रॉम द फिजिकल टू ई स्क्रूटिनी चेंज हो चुका होगा। और अगर आपको वापस चेंज करना हो तो यू कैन डू दैट वंस अगेन एज बाय योर नीड। ओके, वट एवर यू वॉन्ट। मूविंग अहेड, वेरीफाई होने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस यहाँ से शुरू किया जा सकता है। तो अभी ये सारे स्टेप्स यहाँ पे इनकम्प्लीट है, हम इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पे इनकम्प्लीट पे और मूव करेंगे आगे। अब यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप है हमारा। कैंडिडेचर टाइप को समझ लीजिए। टाइप ए कैंडिडेट कौन है? टाइप ए कैंडिडेट वो है जिसका HSC महाराष्ट्र से हुआ है, मतलब कि आपने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से किया है, यू स्टडी 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, और आपके पास में डोमिसाइल का एक प्रूफ है। डोमिसाइल के लिए आप क्या क्या प्रूफ यूज़ कर सकते हैं? यू कैन आइदर यूज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में वो है तो, या फिर आप LC को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए, बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र मेंशन होना, और बर्थ सर्टिफिकेट में बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र मेंशन होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव योरसेल्फ एज एन डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से हुआ है और आपके पास में डोमिसाइल प्रूफ ऑफ महाराष्ट्र है जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर LC कंसीडर किया जाता है, तो आप टाइप ए कैंडिडेट हैं। इनकेस अगर आपके पास में इनकेस अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लेकिन आपने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से नहीं किया है, ओके, यू हैवंट डन योर 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, तो उस केस में आप टाइप बी कैंडिडेट हो जाएंगे। ओके, किस केस में? कि जब आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लेकिन आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे टाइप बी कैंडिडेट हो जाएंगे। और
इन केस आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से हुआ भी है और आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, रादर आपके पास में आपके फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी उस केस में आप टाइप बी कैंडिडेट हो जाएंगे। तो ये 3 क्राइटेरियाज को समझ लीजिएगा, ठीक है। कि पहला है कि आपका 12th स्टैंडर्ड अगर महाराष्ट्र से हुआ है, आपके पास में प्रूफ है, तो टाइप ए है। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से नहीं हुआ है और आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी हैं। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से हुआ है लेकिन आपके पास में खुद का डोमिसाइल नहीं, मम्मी पापा का डोमिसाइल है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, टाइप बी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। टाइप सी क्या होता है? टाइप सी होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई, आपके मदर या फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं और वो करेंटली बीइंग पोस्टेड इन महाराष्ट्र स्टेट है, तो फिर उस केस में आप टाइप सी कैंडिडेट होंगे। टाइप डी कैंडिडेट क्या होता है कि आपके मदर या फादर में से कोई भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉई है, या तो रिटायर्ड है या तो करेंटली एम्प्लॉयड है, तो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में टाइप ई कैंडिडेट जो है वो क्या है, दैट इज़ रिगार्डिंग विथ रिगार्ड्स टू दी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। तो अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे रहते हैं तो उस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, टाइप ई कैंडिडेट को कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में ओएमएस कैटेगरी है, फिर उसके बाद में हमारे पास में लाइक जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी एंड सो ऑन हमारे पास में है, ठीक है। ओएमएस कैटेगरी जो भी लोग आउटसाइड महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं सभी ओएमएस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप सो इट इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, बिकॉज मोस्टली लोग इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। लाइक अगर टाइप ए कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, टाइप ए कैटेगरी से, तो आप जब मूव करेंगे तो आपके पास में ये सारे डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे कि आप यहाँ पे टाइप ए, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फॉर टाइप ए, तो क्या आप अपलोड करने वाले हो यहाँ पे। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू अपलोड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या स्कूल लिविंग, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे एसएससी कहाँ से पास हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, एचएससी कहाँ से पास हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे। फिर एचएससी डिप्लोमा इक्विवेलेंट मतलब कि कौन से तालुका से हुआ वो भी सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ऑटोमेटिकली आपका होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर पूछा जाता है विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ठीक है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। सो सिलेक्ट कैटेगरी आप कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओपन कैटेगरी से हैं या फिर कोई कास्ट रिजर्वेशन से, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ओपन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी कास्ट रिजर्वेशन है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कास्ट रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे लाइक एसटी कास्ट वाले अगर हैं, ओके, तो देखिए एससी या एसटी कास्ट अगर आपका है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, उसी के साथ में आपको यहाँ पे आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं या फिर कोई भी अनदर कास्ट से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसके साथ में वैलिडिटी और उसके साथ में आपको नॉन क्रीमी लेयर भी देना पड़ेगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो यू रिक्वायर्ड ऑल दीज 3 सर्टिफिकेट्स, ओके, अगर आपका ओबीसी या कोई अदर कास्ट है, वीजे, एनटी एंड सो ऑन है तो, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ से आपका कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी कोई कास्ट रिजर्वेशन उसको सिलेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, प्लीज़ इसको राइट वे से करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका सब कास्ट क्या वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पूछा है सिलेक्ट द कास्ट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट स्टेटस, तो क्या स्टेटस अवेलेबल है, अप्लाइड, नॉट रिसीव्ड है या फिर नॉट अप्लाइड है। नॉट अप्लाइड अगर आप कर देंगे तो इसमें आप ऑटोमेटिकली ओपन सेक्शन में चले जाएंगे। अगर आपके पास में अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो उसमें आप रिसीट को अपलोड कर सकते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द कैप 4 तक आपको जमा करना होता है। और अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, मतलब परफेक्ट, सबसे बेस्ट कंडीशन वही है, ओके। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक एनटी एंड ऑल्सो और समथिंग किसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका कास्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट स्टेटस और आपका नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती हैं एंड दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत ही सही तरीके से इसको फिल करिएगा। गलती हो जाएगी तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इन केस अगर आप टाइप बी में हैं, ओके, इन केस अगर आप टाइप बी में मतलब कि आपका 12th स्टैंडर्ड अगर महाराष्ट्र से नहीं हुआ है बट आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो आपका या तो मम्मी का या तो पापा का है, या फिर आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से हुआ लेकिन आपका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, मम्मी या पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसमें आप टाइप बी कैंडिडेट होंगे। और टाइप बी कैंडिडेट अगर होंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाएगा डोमिसाइल आपको कहाँ से मिला, यू सबमिटिंग एट दी एससी, तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, ओके,
हुज डोमिसाइल आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, जैसे आपका है, खुद का आपका डोमिसाइल दे रहे हो, या फिर आपकी मम्मी का है या तो पापा का है। फिर कहाँ से इशू हुआ है वो बताना है, कौन सा तालुका है वो बताना है, आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाएगा। वापस से वही सेम प्रोसीजर है कि आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे कि अभी हम टाइप ए में बढ़ रहे हैं आगे, तो टाइप ए में हमने ओपन सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में एक सेक्शन ओपन में ही होता है, दैट इज़ फॉर द EWS। ओके अगर आपने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट किया तो आपको EWS का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है। EWS के लिए आपको परफॉर्मा 5 देना पड़ता है, ठीक है। तो परफॉर्मा अगर आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे तो तुरंत इसके लिए आपके पास में यहाँ पे इसका डिटेल्स पूछा जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस, आपने अप्लाई किया है, नहीं अप्लाई किया है, क्या है आपका स्टेटस, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड कर देंगे, अवेलेबल करेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट क्या है, वो सब यहाँ पे देना पड़ेगा। वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे फॉर द EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा एक कंसर्न ये है बहुत से लोगों के, सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट EWS नहीं दे रहा बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? येस यू कैन यूज़ दैट, बिकॉज CET का कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दैट, डेफिनेटली यू कैन मूव अहेड विद दैट। ये सारी चीज़ें आपकी अगर क्लियर है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। मैं करंटली नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, कास्ट नेम आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में विल कम डाउन टू दिस पेज, जहाँ पे आपको पर्सन डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है। ओके अगर इन केस कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए रिगार्डिंग आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, यू विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फॉर द डिसेबिलिटी, वो देना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप डिफेंस कोटा में आप बिलोंग करते हैं तो डिफेंस कोटा में अगर आप बिलोंग करते हैं तो डिफेंस कोटा में जो भी कोटा में आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिफेंस कोटा का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका फैमिली इनकम का यहाँ पे सेक्शन होता है। आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। TFWS वापस से बता देता हूँ, TFWS में क्या होता है कि आपका जो ट्यूशन फीस होता है वो वेव ऑफ कर दिया, 100% वेव ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फैमिली, ओके ऑफ योर फैमिली, इसको सबमिट करना पड़ेगा जो जिसमें 8 लाख से बिलो इनकम मेंशन होनी चाहिए, 8 लाख से नीचे का इनकम मेंशन होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्राइटेरिया है और 2025 का रीसेंट ईयर का ये इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको आपको अपलोड करने की ज़रूरत है, तभी आप TFWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्फन कैटेगरी है, येस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटी है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक माइनॉरिटी अगर है यहाँ पे हमारा तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यस अगर आप करेंगे तो यू विल हैव एन ऑप्शन फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, तो लिंग्विस्टिक करना चाहते हो या रिलीजियस करना चाहते हो, कौन सा माइनॉरिटी में आप जाना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट, लाइक लिंग्विस्टिक पे क्लिक करोगे यू विल हैव एन ऑप्शन टू चूज़ योर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और आप रिलीजियस पे भी क्लिक करोगे तो यू विल हैव एन ऑप्शन फॉर बोथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वेरी क्लियर। तो हिंदू रिलीजन एज एन रिलीजियस माइनॉरिटी को नहीं कंसीडर कर सकते, उनका यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कंसीडर हो सकता है, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी बिकॉज ऑफ योर रिलीजन इज़ हिंदू, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो यू कैन सिलेक्ट द माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक चाहिए तो लिंग्विस्टिक जा सकते हैं, रिलीजियस चाहिए तो रिलीजियस जा सकते हैं, ठीक है। जो भी रिलीजन होगा उसके बेस पे आपको माइनॉरिटी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। मूविंग अहेड, अब आपको यहाँ पे मार्क्स एंटर करने, सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड करने के बाद में आपको मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन आएगा फॉर दी स्टेट बोर्ड, दैट स्टेट बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड SSC, ओके आई एम सॉरी फॉर दैट। सो 10th स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पे मार्क्स एंटर करना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स यहाँ पे कौन से ईयर में आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया वो डाल दीजिए, आपका सीट नंबर क्या था वो डाल दीजिए, फिर आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी लोग फ्रॉम CBSE ICSE से बिलोंग कर रहे होंगे उनको यहाँ पे एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, ओके दे ऑल्सो रिक्वायर टू गिव अस कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अभी रिलीज़ कर दूंगा थोड़े टाइम में, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड, ठीक है। अच्छा ये फिल करने के बाद में देन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने HSC किया है कि डिप्लोमा किया है कि डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस और समथिंग आपके पास में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सभी लोगों ने 12th स्टैंडर्ड नहीं किया, डिप्लोमा भी अगर आपने किया तो कंसीडर होता है, तो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दीज जो भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया एंड उसके अकॉर्डिंग्स में आप यहाँ पे देन मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या यहाँ पे क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया में आप मूव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
पासिंग ईयर आपका क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपका सीट नंबर डाल दीजिए, फिर आपका यहाँ पे नाम क्या था एग्जैक्टली जो नाम प्रिंटेड आपके मार्कशीट पे वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासिंग स्टेटस क्या पास्ड है या फिर वापस से आप फेल हो गए थे फिर से आपने उसको रीअटेम्प्ट किया था, तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपके पास में एचएससी में इनमें से कौन से सब्जेक्ट थे, अगर कोई सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, अगर कोई थे तो इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अगर नहीं थे तो लीव कर दीजिए ब्लैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर फाइनली आपको यहाँ पे एग्रीगेट जो आपका मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स को यहाँ पे एंटर कर देना है, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको करनी है यहाँ पे। इसके बाद में आप मूव करेंगे आगे, तो अब आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है हैव यू अपीयर्ड फॉर CUET। जैसे कि देखो हमने CET से प्रोसीड किया था, वी हैव प्रोसीडेड फ्रॉम द CET, तो उसमें CUET भी पूछा जाता है, ओके। CUET इसलिए पूछा जाता है कि अगर OMS कैंडिडेट हो तो CUET को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आपने CUET के लिए अटेम्प्ट किए थे, CUET एग्ज़ाम अगर आपने अटेम्प्ट किया था, आप OMS कैंडिडेट हैं, तो इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर और आपका कितना मार्क्स आया था इन द जनरल टेस्ट पेपर 3 में, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है आपको, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, ओके। इन केस अगर आपने नहीं दिया है तो आप नो पे सिलेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाइए, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, फोटोग्राफ को सिलेक्ट करिए। फिर फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आपके पास में कैसा विंडो ओपन होगा, विंडो पे आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करने के बाद में आप ओपन पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड होने के बाद में फिर यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए, वापस ऐसा विंडो ओपन होगा, इसमें ओपन पे क्लिक करिए, फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद में आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका फाइनल पेज आ चुका है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ओके। दिस इज़ द फाइनल पेज वेर यू हैव टू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 सीक्वेंशियली अपलोड कर दीजिए। सब कुछ अपलोड होने के बाद में, ओके, सब कुछ अपलोड होने के बाद में आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए वो लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी डिमांड करें, जैसे कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं बात करूँ। अच्छा, नेशनलिटी सर्टिफिकेट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लोगों के पास में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ओके, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा हुआ होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, तो यू कैन यूज़ दिस सर्टिफिकेट एज ए नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनलिटी के लिए आप यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं, लाइक डोमिसाइल अपलोड करेंगे, नेशनलिटी अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे एक न्यू फील्ड डाला गया है जो कि कहता है कि एंटर द बारकोड आईडी। तो बारकोड आईडी क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे होता है उसके टॉप में जो बारकोड आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक नंबर होता है, वही नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये नंबर को फिल करके आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद में, सक्सेसफुली सब कुछ होने के बाद में, आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में, यू कैन क्लिक ऑन द सेव एंड प्रोसीड एंड मूव अहेड, ओके। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा आपको कितना फ़ीस पे करना है। अगर आपने ऑलरेडी CET एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आपने ऑलरेडी CET एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उस केस में आपको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं, ओके। आप डायरेक्टली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने CET एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप डायरेक्टली CUET के बेसिस पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ या फिर 800 रुपीज़ फ़ीस भरना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे। वैसे 1000 रुपीज़ ही OMS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है। और अगर किसी कैंडिडेट ने CET नहीं दिया बट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और नहीं दिया CET, लेकिन वो CUET या किसी और के थ्रू आ रहा है, तो यू कैन लाइक पे 800 और 1000 डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया कि आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, बट अभी तक ये सबमिट नहीं हुआ है, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास में टॉप में बटन आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ई-वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP को एंटर कर दीजिए। वो OTP को एंटर करने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जो कि नाउ हैज़ बीन प्रोसीडेड फॉर द वेरिफिकेशन टू एन FC सेंटर, तो वहाँ पे प्रोसीड कर दिया गया। एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रिंट करके भी आप इसको रख सकते हैं, ओके। एंड इफ़ यू मूव टू द होम पेज, अगर आप यहाँ पे होम पेज पे मूव करते हैं तो यू कैन गेट टू सी कि आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीटेड है इनटू द राइट वे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे BCA का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं फॉर द कैप। तो कैप का रजिस्ट्रेशन आप इस वे से कर सकते हैं। तो इस वे से आपको लिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसीजर वो गाइड कर दिया है, ओके। अच्छा, बढ़ते हैं आगे।
एक चीज़ और है कि कुछ लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे फॉर पेड काउंसलिंग, सो वी हैव ऑल्सो कम अप विद द पेड काउंसलिंग. इन एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन पेड काउंसलिंग, यू कैन गो हैड विद द पेड काउंसलिंग. द प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर दैट इज़ 3499. ओके, जिसको परचेज करने के लिए या फिर इसके लिए एनरोल करने के लिए यू कैन विजिट ऑन द learn.visioneducate.com. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू बाय दिस, वी आर स्टिल बिलीविंग दैट फ्री काउंसलिंग कैन वर्क फॉर यू एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प एज मैनी स्टूडेंट्स एज वी कैन बाय फ्री काउंसलिंग. तो हम सभी को ये नहीं बोलते हैं कि आप इसको लीजिए ही, इसी के बाद में ही हम आपको हेल्प करेंगे. वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी कैंडिडेट, बट इफ़ इन केस यू नीड एन 1-to-1 कॉन्टैक्ट विद अस, तो यू कैन मूव अहेड विद द पेड काउंसलिंग, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है आपके लिए. ठीक है, सो वी डोंट फोर्स यू, बट इफ़ एट ऑल यू आर इंटेंडेड, अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस, ओके, थ्रू द पेड काउंसलिंग एज वेल, जहाँ पे हम आपको अनटिल द एडमिशन आपका नहीं हो जाता. तो ये ऑल 4 राउंड्स तक कवर अप होगा, आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से लेके आपका कैप राउंड प्रोसेस, आपका कॉलेज सिलेक्शन, सब कुछ यहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे उसके लिए. ठीक है, सो फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.